चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब शिकार करने और खाना इकट्ठा करने के अलावा कब हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हमें अनाज भी उगाना चाहिए और अच्छे तरीके से रहना भी चाहिए, सब तरीके से रहना चाहिए। तो यही चैप्टर में इस पे जानेंगे। एक कॉलम है ये जो आपके लिए नेसेसरी तो है नहीं, लेकिन देख लेते हैं कि तुषार नाम का एक लड़का है जो कि ट्रेन से जा रहा है दिल्ली से चेन्नई। तो बीच यात्रा में उसके अंकल उसके पास आते हैं, उसको बताने लगते हैं कि ट्रेन का इस्तेमाल हम लोगों ने 150 साल पहले करना शुरू किया, बसें तो कुछ दिनों बाद आई, मतलब कुछ दशकों बाद आई। तो ये सब सुन के तुषार के मन में सवाल आया कि जब ट्रेन व्रेन रहती नहीं थी तो लोग पहले ज़माने की यात्रा कैसे किया करते थे, और अगर यात्राएं नहीं कर पाते थे तो क्या जहाँ पैदा हुए वहीं पे ख़त्म हो गए। इससे अहम सवाल ये कि आखिर करते ही क्यों थे यात्राएं, अगर करते भी थे तो इसको जानने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। इस चैप्टर की शुरुआत बेसिकली होती है 25 लाख साल पहले से, जब से आपका पैलेलिथिक एज चालू हुआ। ये पैलेलिथिक, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक, फिर उसके बाद नियोलिथिक, ये सब है क्या, पहले तो इसको जानना ज़रूरी है। इसको जानने के लिए एक टेबल यहाँ पे दी है मैंने, उसको समझ लेते हैं कि हिस्ट्री जो है हमारा इतिहास, उसको 3 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला पीरियड ये है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। इन तीनों में अंतर क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड उस समय को कहते हैं जिस समय में हमें कोई लिखित अवशेष नहीं मिले किसी भी चीज़ के, कोई लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ क्या हुआ था, हम लोगों ने बस अंदाज़ा लगाया है। और अंदाज़ा कैसे लगाया है? जो चीज़ें यहाँ मिली, चीज़ों में क्या मिला? सिर्फ एक चीज़, वो थे पत्थर। बाकी सब चीज़ या तो सड़ गई या तो गल गई। अब इन पत्थरों के आधार पर हमने इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को और 3 भागों में बांट दिया है, जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब जानिए प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है। प्रोटो हिस्टोरिक वो भाग होता है हिस्ट्री का जिसमें हमें लिखित अवशेष मिले तो हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। जैसे डॉक्टर का पर्चा लेने पर नहीं समझ में आता कौन सी दवाई लिख दी, वैसे अभी तक हमारे जो वो हैं स्कॉलर्स हैं वो जान नहीं पाए कि यहाँ लिखा गया था। तो इसको भी हम लोगों ने फिर चीज़ों के हिसाब से देखना शुरू किया, और चीज़ में हमें मिली क्या? यहाँ पे पत्थर के अलावा मेटल भी मिल गया, मतलब धातु मिल गई अलग अलग तरीके की, चाहे वो चारकोल मतलब कॉपर हो गई, ब्रॉन्ज हो गई या आयरन हो गया। फिर उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जिसमें हमें लिखित अवशेष मिले भी हैं, लिखाई पढ़ाई का सामान मिला है और हमें समझ में भी आ रहा है। और इनको पढ़ने के बाद हम लोग अब जो पढ़ते हैं, हर देश की अलग अलग है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, बस यही है फ़र्क। अब ये देख लेते हैं प्री हिस्टोरिक के 3 भागों को, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। जैसे मैंने आपको बताया पत्थरों के बिना पे बांटे गए हैं, तो लिथिक का मतलब होता है ग्रीक में पत्थर। तो ये सब देखिए, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। यहाँ ग्रीक में पैलियो का मतलब होता है पुराना यानी ओल्ड, और मीज़ो का मतलब होता है मिडल यानी नया, सॉरी मिडल यानी बीच का, और नियो का मतलब होता है नया यानी कि न्यू। ये सब ग्रीक शब्द हैं। पैलेलिथिक एज में क्या था, क्यों ये अलग है इन सबसे, म्यूजोलिथिक से, न्यूलिथिक से? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते थे, लोग इतना जानते नहीं थे कि छोटे पत्थर से भी काम होता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मीजोलिथिक, यहाँ पे क्या मिले हमको? माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स यानी छोटे पत्थर, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू किया कि भाई छोटे से भी हमारा काम चल रहा है। फिर उसके बाद नियोलिथिक आई, नई एज, तो उसमें लकड़ी वकड़ी लगा के पत्थर को बढ़िया से एक औजार बना दिया गया जिससे अपना काम लोग लेते थे। यहाँ पे ये टाइम पीरियड आपके दिए हुए हैं, ज़्यादातर आपको हर जगह पे अलग अलग दिख जाएंगे, लेकिन जो सूटेबल है, जो मैंने निकाला है एडवांस बुकों से, वो आपके साथ शेयर किया है, आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब ये देखिए, पैलेलिथिक एज को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक। इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है तो इसके वो हम स्किप कर देंगे। अब हम लोगों ने ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात कर ली, अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो इसके भी 3 खंड हैं, एक तो चारकोलिथिक, दूसरा ब्रॉन्ज और तीसरा आयरन एज। चारकोलिथिक क्या मतलब, इसमें हमें तांबा मिला था, तांबे की हमें पता चला था, तांबे के अवशेष मिले थे, तो इसके लिए हमने नाम चारकोलिथिक रख दिया, और इसका टाइम पीरियड ये। ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज मतलब क्या? ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टीन को जब मिला देते हैं, यानी टिन को, तो आपका ब्रॉन्ज हमें मिल जाता है, जिसको हम कांसा कहते हैं, उसका ये टाइम पीरियड दिया है। फिर उसके बाद आता है आयरन एज, यानी कि लोहा में मिला, लोहे के बल पे हमने जो चीज़ें का अंदाज़ा लगाया वो थी 1200 बीसी से, और ये 600 बीसी तक आपका। और अब देखिए हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों ने बात करी रखी है एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न। यहाँ पे अलग से आपके लिए 4 चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको जानना ज़रूरी है कि ये जो नामकरण किया गया था, ये ऊपर 3 लोग, ये 3 चीज़ों का, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, तो इनका नामकरण जो है किया गया, पहले इनको बांटा गया लिखने पढ़ने के हिसाब से,
और फिर बांटा गया इनके चीज़ों के हिसाब से। तो लिखने पढ़ने के हिसाब से जिसने बांटा था उसका नाम था जॉन ब्रूस, और आपकी चीज़ों के हिसाब से जिसने बांटा था, पत्थर हो गया, ये सब हो गया, तो ये थे सीजे थॉमसन। डेनमार्क के ये भी थे, और डेनमार्क में ही हमारा पड़ता है नेशनल म्यूज़ियम, दुनिया का म्यूज़ियम जो है, यहाँ सारी दुनिया की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो ये आपका डेनमार्क में पड़ता है, जिसका सिटी का नाम है कोपेनहेगन। और उसके बाद इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया में कहाँ पड़ता है, मतलब इंडिया में भी एक संग्रहालय बना हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में आपका बना हुआ है। ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। ये सब इतनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखने के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब चलते हैं जल्दी से चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि लोग सफ़र क्यों करते थे, यात्राएं क्यों करते थे पैलियोलिथिक एज के। तो होता क्या था, साधनों की कमी हो जाती थी। साधनों की कमी से क्या मतलब है, एक जगह ज़्यादा दिन तक मानव रहता था, अपने आसपास की सारी चीज़ों को खा लेता था, जैसे चाहे वो प्लांट से मिलने वाले सोर्स हुए, चाहे एनिमल के सोर्स हुए, चाहे जानवर हुए, सब खत्म कर देता था। तो दूसरी जगह उसको जाना पड़ता था नई जगह की खोज के लिए। दूसरा, पशुओं का आवागमन। अब जैसे इंसान अपनी खोज में रहता है खाने की, वैसे जानवर भी खोज में रहते हैं। घास वास खत्म हो गई, ये भी इधर से उधर उधर जाने लगे खाने की खोज में, तो इनके पीछे पीछे ये मानव भी चल दिया, क्योंकि पशु भी तो मानव का ही खाना है। अब जहाँ जानवर जाएंगे वहाँ ये भी चल देंगे। तीसरा रीज़न क्या था कि पेड़ पौधों का मौसमी होना। पेड़ पौधे आपको हर सीज़न में फल तो दे नहीं सकते, हर सीज़न में आपका अनाज नहीं हो सकता, हर सीज़न में आपको आम का पेड़ में आम नहीं मिल सकता। तो इसी तरीके से पेड़ पौधे जहाँ पे पर्याप्त मौसम में मिलते थे वहाँ पे लोग चले जाते थे। सबसे बड़ी कमी थी पानी की कमी। पानी नहीं होगा तो जीवित नहीं रह पाएंगे, तो पानी की खोज में इधर से उधर चले जाते थे, सूखा उखा पड़ जाता था। तो ये सब कुछ यात्राएं करने का रीज़न था। अब देखते हैं कि हमको ये सब पता कैसे चला। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में हम लोगों को अभी हमने देखा कैसे पता चला, पत्थरों से ये सब पत्थर पाए गए। इसमें ये देखिए गैदरर्स की और ये देखिए हंटर्स के यूज़ बताए गए। गैदरर्स क्या कर रहे हैं, जड़ खोद रहे हैं पेड़ की खाने के लिए, और हंटर्स क्या कर रहे हैं, जानवर को मार के खा लिया है, फिर उसकी चमड़ी से अपने लिए कुछ बना रहे हैं, पत्थर से सिलाई कर रहे हैं। देखिए कुछ पत्थर की सिलाई का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सिलाई है, कितनी दूर दूर, ये सब कुछ यूजेस थे पत्थर के। फिर उसके बाद देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज के लोग अपने लिए रहने की जगह कैसे डिसाइड करते थे कि हमको यहीं पर रहना है। तो अभी मैंने बताया जहाँ पानी मिलेगा वहीं रहेंगे भाई, क्योंकि जल ही जीवन है। हम पानी जहाँ मिलेगा सबसे पहले तो वहीं रहेंगे, क्योंकि वहीं पे प्लांट को भी पानी चाहिए, एनिमल को भी पानी चाहिए, इंसानों को भी पानी चाहिए। तो पानी जहाँ होगा वहाँ रहेंगे। जानवरों का भी पाया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा वहाँ जानवर ऑलरेडी रहेंगे ही, क्योंकि उनको भी पानी पीना है, और जानवर जहाँ रहेंगे वहाँ इंसान रहेंगे, क्योंकि उनको जानवरों को खाना है। दूसरा रीज़न क्या है, जहाँ छाया मिल सके। जैसे कि बने बनाए इनको घर बनाने की समझ तो थी नहीं, तो जहाँ पे बना बनाया घर मिल गया, यानी कि गुफाएं वुफाएं मिल गई, या कोई ऐसी छाया मिल गई जिसके तले ये अपने बदलते मौसम से बचाव कर सकते हैं, यानी गर्म जाड़ा गर्मी बरसात, तो वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे। चौथा रीज़न क्या था, जहाँ पे उनको अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिल सकें, ताकि ये उससे अपने औजार बना सकें। हर पत्थर से औजार भी तो नहीं बन सकता। अभी देखिए पैलियोलिथिक साइट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो अपने इंडिया में ही मौजूद है, आपका ये भीमबेटका। ये कहाँ पे है, इस टाइम मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये देखिए इंडिया का मैप, और ये जो आप रेड पोर्शन देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश है, उसी के बीच में भीमबेटका केव है एक। ये देखिए गुफा है इस तरीके की। ये देखिए बना बनाया इनको घर मिल गया, आराम से इसी के छाव में रहते थे, बगल में नर्मदा नदी, पानी पिया, जानवर मारे, खाना खाया, सोते रहे। ये देखिए यहाँ पे कुछ पेंटिंग है जो उन्हीं के द्वारा खाली टाइम में बनाई गई है। ये पेंटिंग पत्थरों से बनाई गई है। सबसे पहला रंग एक तरीके से गेरुआ ही था, क्योंकि कुछ नहीं करना था गेरुआ रंग बनाने के लिए, पत्थर से पत्थर रगड़ दिया, अपने आप लाल हो गया। ये है, ये बाहर से फ़ोटो है, वो अंदर से फ़ोटो थी। और ये कुछ इस तरीके के भी पिक्चर्स देखने को मिले। इसका मतलब क्या है, आदमी दौड़ा रहा है शिकार करने के लिए, जानवर भाग रहा है। अब आगे देखते हैं साइट्स किसे कहते हैं। साइट्स वही चीज़ होती हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें आपको खोदने पे मिल जाए, वही साइट हो गई, चाहे वो ज़मीन के अंदर दबी हो, चाहे वो पानी के अंदर दबी हो, ठीक वही साइट हो गई। अब देखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, पैलेलिथिक एज में ही आग की आविष्कार हो गया था। कैसे पता चलता है, कुरनूल एक जगह है, ये देखिए कुरनूल। आप चले जाएंगे नीचे अपने साउथ में इंडिया के, तो ये अपने साउथ में चले गए, यहाँ पे कुरनूल एक रीजन है। यहाँ पे आपकी जो केव पाई गई हैं उनमें क्या है, उनमें जो है आग से जले हुए चीज़ों के अंश हैं। तो इसीलिए मान लिया गया कि भैया आग की आज जो है आग की खोज या आग का आविष्कार इसी एज में हुआ था, और सबसे पहले यहीं हमको देखने को मिल रहा है कि अवशेष बचे हुए हैं, जले हुए चीज़ें थी वहाँ पड़ी हुई। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पूरा पीछे टेबल में, तो इसको डिस्कस करने की दोबारा ज़रूरत है नहीं। मेसोलिथिक एज की शुरुआत कैसे होती है, एक इन्वायरमेंट में चेंज आता है, हमारे सराउंडिंग में आसपास मौसम में चेंज आ जाता है। 12,000 साल जब मेसोलिथिक की शुरुआत हुई उस साल पे 12,000 साल पहले एक चेंज आता है, गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाती है तो बारिश वारिश ज़्यादा होने लगती है, एवापोरेशन के प्रोसेस से, कंडेंसेशन के प्रोसेस से। मैंने आपको बता रखा है साइंस वाली टेक्स्ट बुक में।
तो होता क्या है, इस चेंजेस के कारण जब जब हरियाली बढ़ जाती है, जानवर बढ़ जाते हैं, जानवर बढ़ जाते हैं, पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं, पेड़ पौधे जब बढ़ जाते हैं तो अनाज बढ़ अपने आप उगने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपकी वीट बार्ले कहाँ गया, यहीं पे तो था, हाँ ये देखिए अपने आप जो है नेचुरली आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया और चावल हो गया, ये उगना शुरू हो जाता था। और बड़े बड़े ग्रासलैंड हो जाते थे, मतलब कि सपाट ज़मीन, उस पर घास उगी है, वहाँ जानवर रहने के लिए मतलब खूब भरमार तरीके का खाना, और जानवर भी ज़्यादा हो गए थे। तो होता क्या था कि अब अनाज भी हो गया, खाने के लिए अब दिक्कत है नहीं, तो जानवर को मारा खा रहे हैं या अनाज पकाया खा रहे हैं, आग का आविष्कार हो ही गया था। अब खाते खाते देख रहे हैं कि जानवर क्या खा रहा है, कैसे उसकी जो है मतलब कि जो उसका प्रोसेस है ब्रीडिंग का, कौन सा सीजन है, किस सही सीजन में ये लोग को नए बच्चों को अपने जन्म देते हैं। ऐसे ये लोग देखते रहे, फिर धीरे धीरे करके ये हर्डिंग करने लगे, जानवरों पालने लगे, फार्मर बन गए। क्योंकि इन्होंने देखा कैसे गेहूँ उग रहा है, कैसे चावल उग रहा है, क्या कंडीशन चाहिए, तो वही बीज इधर उधर छिड़का, देखा, बस फार्मर बन गए। डोमेस्टिकेशन प्रोसेस, ये क्या होता है? डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप पौधा उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, बस यही हुआ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन करने के लिए कोई भी पौधा नहीं उठा लिया जाता है, ऐसा पौधा उठाया जाता है जिससे हमें लार्ज साइज़ के ग्रेन, यानी जो है बड़े बड़े साइज़ के दाने मिल सकें, जिसको हम लोग इस सीड की तरह तो इस्तेमाल कर सकें, साथ ही साथ खाने के लिए इस्तेमाल कर सकें, अगले सीजन के लिए बचा के भी रख सकें। और साथ ही साथ जानवर भी ऐसे डोमेस्टिकेट करते थे जिसमें कोई बीमारी ना हो और जो हमें नुकसान ना पहुंचा। देखिए ये बड़े दांत हैं, ये वाइल्ड एनिमल के हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल के हैं, छोटे छोटे हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब कुछ क्वालिटी थी जिनको देख के ये आदमी जो है चीज़ों को अडॉप्ट करता है। और सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किसका हुआ, मतलब सबसे पहले अगर टेम्ड, कोई कहे टेम्ड एनिमल यानी पालतू जानवर किसको बनाया गया, तो वो था कुत्ता, उसी को बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए न्यू वे ऑफ लाइफ, नई ज़िंदगी हमें मिल गई। कैसे मिल गई? ये ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कहीं कोई अनाज उगाएंगे तो उसके लिए आपको कोई मतलब प्लांट आपने उगाने के लिए छोड़ दिया, अब उसको आपको पानी भी देना पड़ेगा, उसकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी, उसके जानवरों से भी जो है रक्षा करनी पड़ेगी कि कोई जानवर उसके करीब ना आए, चिड़िया उड़िया ना चुग जाए आपके खेत को। तो इसके लिए आपको बचाना भी पड़ेगा, लगभग आपको हर नहीं करके तो हफ्ते, महीने, यहाँ तक कि सालों का टाइम देना पड़ेगा। तो लोग पहले घुमक्कड़ी नेचर के थे, इधर से उधर टहला करते थे, अब क्या हो गए, सुधर गए, अब भैया रह के अपना काम करते हैं, उन्हें यहाँ काम मिल गया। अब देखिए अनाज के क्या क्या उपयोग थे, तो सीड बीज की तरह इस्तेमाल तो करते ही थे, अगले सीजन में खाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और किसी को अगर गिफ्ट विफ्ट देना हुआ तो उसके में भी दे देते थे, और उसको बचा के भी रखते थे। अब बचा के रखने का क्या चक्कर है कि ये सॉरी बचा के रखने का ये चक्कर है कि लोग कैसे बचाते थे। इन लोग को बचाने का तरीका तो आता नहीं था कि कैसे बचा के रखना है, तो ये लोग ज़मीन में ही गड्ढा कर दिया, उसी के अंदर पाट दिया कि अगले सीज़न में निकाल लेंगे। और फिर कुछ हुए चालाक, तो उन्होंने जो है डलिया बीनना शुरू किया, बास्केट, उसमें रखने लगे। कुछ थे जो मिट्टी के घड़े, उसमें स्टोर करने लगे, ये सब का इस्तेमाल होने लगा। फिर उसके बाद ये सब देखिए नियोलिथिक एज में हो रहा है, ये स्टोरिंग वगैरह, ये मटके वटके, ये सब नियोलिथिक एज के ही टर्म है। देखिए शुरुआत मेसोलिथिक एज से हुई, चाहे वो डोमेस्टिकेशन की हुई, चाहे वो फार्मिंग की हुई, लेकिन माना क्या जाता है कि नियोलिथिक एज में आते आते हम लोग एडवांस हो गए, कि मतलब मेसोलिथिक में अभी नई नई चीज़ हमने समझी कि कैसे किसानी करनी है, कैसे जानवर को पालना है। लेकिन जो अवशेष, अब जाहिर सी बात है, अगर आप जानवर पालेंगे तो पहले बहुत कम पालेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते उसको चले जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपने मेसोलिथिक से शुरुआत की है तो नियोलिथिक एज आते आते आप समझ जाएंगे कि कैसे जानवर पाले जाते हैं, और फिर जो है आप अपना पालना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत जहाँ तक हुई एग्रीकल्चर की और ये आपके जानवर पालने की, तो मेसोलिथिक एज से ही हुई है, मिडल एज से ही हुई है। लेकिन जो ज़्यादा अवशेष जो पाए गए हैं वो नियोलिथिक एज में पाए गए हैं, क्योंकि तब तक लोग एडवांस हो गए थे। अब देखिए ये हमने अनाज को स्टोर करना तो जान लिया कि कैसे, बास्केट में और पॉट में, लेकिन जानवरों को कैसे स्टोर करके रखते थे? पहले ज़माने में फ्रिज व्रिज तो थी नहीं, तो मीट के लिए जानवर को स्टोर नहीं किया जाता था। जानवर का ये लोग नया चीज़ समझ गए थे। क्या समझ गए थे? कि ये हमें मीट तो दे ही सकता है, गोश्त तो उससे मिल ही सकता है, साथ ही साथ हम लोग को उससे दूध भी मिल रहा है और कई काम हो रहे हैं हमारे इससे। तो ये स्टोरिंग ऑफ एनिमल उसी से रिलेटेड है कि आपने जो है गाय भैंस को मारना बंद कर दिया और ये इसका जो है दूध का इस्तेमाल करने लगे, तो वो एक तरीके का फूड ही तो हुआ। तो यही हो गया। फिर उसके बाद अब देखते हैं मैप 2, देखते हैं मैप 2 में क्या करने को कह रहे हैं। ये मैप 2 में देखने को कह रहे हैं कि स्क्वायर साइड की जितनी भी हैं, आप देखिए उसको, स्क्वायर साइड जो ब्लू में है, तो ये चौकोर साइज में आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर के जितने भी आपके साइट्स हैं वो देखने को कह रहे हैं, जहाँ से आपके नियोलिथिक के कुछ अंश पाए गए हैं, नियोलिथिक साइट के। तो इनको देखने का मकसद यही था कि आप समझ पाएँ कि यहाँ पे क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेटल लाइफ होना शुरू हो गई थी, लोगों ने रहना सीख लिया था कि रहना कैसे है।
अब जैसे रहने का एग्जांपल, आप कश्मीर में ऊपर चले जाइए, यहाँ पे बुर्जा होम आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैप में, ये आपको बुर्जा होम दिख रहा होगा। यहाँ पे घरों के अवशेष मिले, घर घर जैसे बनाए, जो पिट्स जिनको कहते हैं, पिट्स, हट भी नहीं, पिट्स, हट नुमा थे ये। लेकिन क्या होता था, पिट का मतलब जानते हैं, गड्ढा खोद दिया, पिट हाउस, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गड्ढा खोद दिया, गड्ढे के ऊपर एक फ्रेम बना दिया, फ्रेम के ऊपर पत्ती उत्ती ढक दी, और जो है आपका घर तैयार। तो ये तरीका था घर बनाने का इनका। और एक एक चूल्हा अंदर, एक चूल्हा बाहर, कि जिस हिसाब से मूड बनेगा उस हिसाब से जो है खाना बनेगा। पत्थरों का और भी इस्तेमाल होने लगा अच्छी तरीके से, देखिए पॉलिश वॉलिश पाए गए हैं पत्थर वहाँ पे, और इसमें डंडियाँ भी लगी थी, वो फ़ोटो नहीं दी गई है। और यहाँ देखिए आपका, यहाँ पे यहाँ तक कि मोटर्स और पेस्टल्स, यानी कि ओखली और मूसल, ये इसकी भी शुरुआत यहीं से हुई, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके घरों में देखा होगा मसाला वसाला कूटने के लिए, ये आज भी जो है इस्तेमाल हो रहा है। और क्या, साथ साथ ये आपके घड़े देख लीजिए, मिट्टी के घड़े। अच्छा, इन पे कलाकारी कैसे होती थी, कोई रंग तो था नहीं, मैंने आपसे बताया था। ये देखिए, ये जो धब्बे देख रहे हैं, ये डिज़ाइन बनाई गई थी, धब्बे नहीं है ये, मतलब होता नहीं गिरवा रंग, वही जो आपको मैंने बताया था सबसे पहला रंग, काला रंग और नीला रंग तो था नहीं, तो ये उनसे बनाए गए थे डिज़ाइनें। और फिर उसके बाद जो है, फिर क्या हुआ कि जब खुदाई उदाई हुई, तो हमें पता कैसे चला कि लोग यहाँ फार्मर थे। हवा में तो कहीं बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो फार्मर कैसे हम लोगों को पता चला कि थे यहाँ पे, ये जब खुदाई हुई तो उसमें निकला जो सामान, ये आपका मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ की पहले कहानी आप जान लिए। मेहरगढ़ यहाँ पे देखिए आपको मैप में, ये जगह है पाकिस्तान की, आप में मैंने बताया रखा था आपको, मेहरगढ़ पाकिस्तान में इस वक्त है। ये सबसे पुरानी मानी जाती है नगरी थी, लोग जहाँ पे रहते थे, सबसे पुराना चला रहा है, पैलोलिथिक से भी चला रहा है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। कारण क्या था इसका, अब यहीं पे आप देख लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, ये आपकी देखिए, वो सिंधु नदी बह रही है, यहीं पे आपको जो है ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा हड़प्पा, यहाँ पे आपको मोहनजोदाड़ो, जिस पे पिक्चर भी बनी है, आप जाके देखिए 2016 की, ऋतिक रोशन की बहुत बढ़िया पिक्चर है। और फिर आपका ये लोथल जितना है, ये सब ये देखिए पूरी सिविलाइजेशन है। ये सिविलाइजेशन कोई सूखा पड़ने से खत्म हो गई, कोई बाढ़ आने से खत्म हो गई, कोई किस रीजन की वजह से खत्म हो गई, कोई किस रीजन की वजह से खत्म हो गई। लेकिन ये एक ऐसा इलाका था कि वो बचा रहा हमेशा से, क्योंकि ये इतना ऊंचे पे था, क्योंकि यहीं पे आपको सुलेमान और किरथार पहाड़ी देखने को मिल जाती है। इन पहाड़ियों की मदद से ये हमेशा आंधी तूफान से भी बचे रहे, और अपना बारिश या बाढ़ के पानी से भी बचे रहे। तो इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय बिताया आदमी ने। तो इसकी क्या कहानी है कि हाँ, यहाँ पे कुछ अवशेष पाए गए। क्या अवशेष पाए गए, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये जब खुदाई हुई, ये इस तरीके के वहाँ पे घर पाए गए, और ये 4 खंडों में घर रहते थे। एक खाना इसमें हमेशा रहता था, कि जो कि एक स्टोरेज रूम के तरीके से इस्तेमाल होता था, यानी अनाज के लिए खाली इस्तेमाल होता था, कि अनाज ही रखना है। तो जाहिर सी बात है, जब आप खेती करेंगे तभी तो आप अनाज रखने के लिए कॉटेज बनवाएंगे अपने यहाँ छोटा सा। तो हम लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई, खेती होती थी। और भी कई चीज़ें पाई गई, जैसे कि गड्ढे जो मैंने आपको बताया नहीं था, पिट्स, वहाँ पे क्या हुआ, जले हुए अवशेष पाए गए अनाजों के। तो मान लिया गया कि हाँ भाई, यहाँ पे खेती होती थी। फिर उसके बाद जो लोगों को दफनाया जाता, बुरियल्स, देखिए बरियल्स मतलब होती हैं कब्रें। जब कब्रों को खोदा गया, मतलब कब्रों के अवशेष मिले, तो उसमें क्या मिला कि आदमी के साथ साथ जानवर भी लेटे हुए हैं, जो उसके पालतू थे। होता क्या था, लोग बिलीव ये करते थे कि मरने के बाद आदमी दूसरी दुनिया में चला जाता है, और दूसरी दुनिया में जब चला जाता है तो वहाँ खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बकरी वकरी जो होती थी, उसको भी साथ में दफना देते थे, साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी दफना देते थे, और ये होता था। अब आगे देखते हैं। सब हम लोगों ने जान लिया पिछले ज़माने के बारे में, अब थोड़ा सा दुनियादारी के बारे में जान लेते हैं। ये कुछ पेंटिंग देखिए, ये 4 स्कूली बच्चों ने खोजी थी। ये आपकी फ्रांस में है। फ्रांस आपका कहाँ पड़ता है, तो ये देखिए मैप में देख लीजिए, ये इंडिया है, इसके कुछ कुछ दूर पे यहाँ पे फ्रांस है। यहीं पे आपको ये पेंटिंग खोजी गई थी। इस पेंटिंग की क्या खास बात है, इस पेंटिंग में आप देख रहे होंगे कलर्स हैं, इसमें काला कलर है, और इसमें जो है ये लाल कलर तो था ही आपका। तो ये सब कलर हैं। ये सब कलर कैसे बने हैं, ये आपके तारकोल से बने हुए हैं। तारकोल में क्या किया, आयरन के टुकड़े मिला के और ये सब कलर बना के तब पेंटिंग की गई थी। लगभग माना जाता है 20,000 साल से 10,000 साल पुरानी पेंटिंग है ये, जो कि फ्रांस में है। तो ये उस पेंटिंग की खासियत थी कि कलरफुल पेंटिंग है, तो इसके बारे में आपको जो है बताया जा रहा है। तो एल्सवेयर में एक और जगह के बारे में बात कर लीजिए, नियोलिथिक साइड की, जो इंडिया में नहीं है, थोड़ा आपका तुर्की में है। तुर्की आपका यहाँ देखिए, इंडिया से कुछ दूर यहाँ तुर्की पड़ता है। तो क्या खासियत बता रहे हैं यहाँ की, कि लोग आते थे अपना सामान लेके आयात निर्यात करने के लिए, कुछ सामान जलाते थे, मतलब कहीं हर जगह से आते थे। जैसे सीरिया से आपका चकमक पत्थर हो गया, और ये लाल समुद्र से आपका कौड़ी हो गया, मेडिटेरियन सी से निकाल के आपकी सीपियाँ लाते थे, जैसे सीप कहते हैं जिसमें मोती रहता है, ये सब लेके आते थे। और तब तक पहिए का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो इसलिए ये लोग अपने ऊपर ही लाद के, या जो है जानवरों के ऊपर लाद के सामान जाया करते थे। कीवर्ड्स आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। हंटर गैदरर क्या होते हैं, साइट के बारे में मैंने बताया आपको। हैबिटेशन, जहाँ लोग रहते थे। फैक्ट्री, ये कहाँ से आ गया, यहाँ नहीं होना चाहिए था। पैलेलिथिक, मेसोलिथिक,
और ये नियोलिथिक माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, यही मेसोलिथिक में पाए जाने वाले छोटे छोटे पत्थर। डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, फार्मर्स कैसे बने, हडर्स कैसे बने, बरियल्स मतलब कब्र होती है, ये सब आपने जान लिया। अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है कि सब मेसोलिथिक का पीरियड का कब से कब तक था। फिर उसके बाद डोमेस्टिकेशन यानी कि आपकी ये खेती बाड़ी और ये सब करना कब शुरू हुआ, मैंने बताया था मेसोलिथिक से ही शुरू हुआ था और नियोलिथिक में जाके एडवांस हो गया था, 12,000 साल पहले आपका शुरू हुआ था। और सबसे पहले लोगों ने अच्छी तरीके से रहना कहाँ शुरू किया, मेहरगढ़ में 8,000 साल पहले। और नियोलिथिक की शुरुआत कब से हुई, 10,000 से। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे आपके प्रोटो हिस्ट्री को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।